डॉक्टर साहब कोई आंकड़ा है आपके पास? एक मिनट डॉक्टर साहब, सहीद भाई, एक 10 सेकंड सर, मुझे ये बताइए कि किसान की क्या लड़ाई क्या थी? ये भी यही बोल रहे हैं और हमारे इस सर बैठे नहीं ये काम हो रहा है। मेरा वाली बात कहा इन्होंने कहीं नहीं बिल्कुल भी लीगल राइट मिलना चाहिए। मैं आपकी बात को डॉक्टर साहब बीच में नहीं, शाउटिंग एमएसपी का लीगल राइट मिलना चाहिए। ये भी बोल रहे हैं कि उसको सही दाम मिलना चाहिए। मोदी जी ने स्वयं ने बोला, तनेजा जी ने नहीं बोला, मोदी जी ने लिखित में लिख के दिया कि एमएसपी का लीगल राइट मिलना चाहिए। तनेजा जी आज आके मोदी जी की खिलाफत करते हैं, वो भी ऊंचाई पर आकर। देखिए हम किसानों की चर्चा कर रहे हैं तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए, चाहे पीएम किसान की चर्चा करें, कि जितने लोग खेतीहर हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जो किसानी में है, जिनके पास जमीन नहीं है, उसके लिए क्या सुविधाएं हैं। अगर सरकार जो बजट प्रस्तुत करती है, जो भाषण प्रधानमंत्री जी देते हैं, उसका कच्चा चिट्ठा कि उसका क्या बैलेंस शीट है, क्या हुआ, वो भाषण पूरे हुए या वो उस बजट का एक ब्रेकिंग न्यूज बन के रह गया। यूपी में हम लोग महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर आना चाहते हैं। कृषि पर बात हो गई, जल्दी से। मेरा ये पॉइंट है, देखिए प्रधानमंत्री की कोशिश है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जिसमें किसान भी है, वहाँ रहने वाला मजदूर भी है, वहाँ रहने वाली महिला, पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण, पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो देश की अर्थव्यवस्था है मतलब उसको मेन स्ट्रीम कर रहा है, ये प्रधानमंत्री चाहते हैं। भाषण नहीं अच्छा, उसको अगर कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं, तमाम ऐसे लोग तो जो बैठे थे आंदोलन में भी बैठ जाते हैं देश भर में, वो नहीं चाहते कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण हो, मॉडर्नाइजेशन हो, मेन स्ट्रीम हो। सर एक आंकड़ा दीजिए अगर आपके पास ऐसी बहस में आता है। अगर आपके पास एक आंकड़ा है तो दीजिए। आपने दो महत्वपूर्ण बात कही। पहला आपने कहा कि रिसोर्सेज तो वही हैं, संसाधन हमारे पास जितने हैं उतने ही हैं। बिल्कुल। क्या कोई ऐसा आंकड़ा आपके पास है कि कितने किसान ऐसे हैं, कितने खेत ऐसे हैं जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, चाहे वो नहर से हो, ट्यूबवेल से हो या बिजली न होने के कारण? नहीं रेन फेड एरिया तो बहुत है अभी भी। मैं बताता 51% एरिया में रेन फेड एरिया 50% है और उनकी क्षेत्र से आधी है, उनकी सिंची क्षेत्र से आधी यील्ड है। मतलब उनके भी 50 क्विंटल है तो उनकी लगभग 25-30 तो कम है ना। कुछ लोग एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं सर जिससे किसान भी प्रभावित है, जनता भी प्रभावित है, मिडिल क्लास भी प्रभावित है, महंगाई और यदि किसान और फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मिस्टर तनेजा, आपका प्रश्न है ये कि महंगाई पर से आप तो बहुत ज्यादा लोगों को राहत नहीं दिला पा रहे हैं। आप कह के ये आए थे अब की बार महंगाई पर मार, लेकिन बजट में आप ऐसी क्या राहत के लिए आप प्रावधान कर सकते हैं? अंजना जी माफ कीजिएगा, आप सेलिब्रेटेड एंकर हैं, पर आपने अखबार नहीं पढ़े नवंबर दिसंबर के। महंगाई की जो दर है वो नीचे आ रही है, लगातार नीचे आ रही है। अब आपको मैं बताती हूँ, मुझे पता नहीं आप सेलिब्रेटेड इकोनॉमिस्ट हैं या नॉन सेलिब्रेटेड है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा इन्फ्लेशन जो है, जो रिपोर्ट आ रही है, जो राज्य सरकारों से डेटा हमारे पास आ रहा है, आप सुनेंगे नहीं? देखिए आप लास्ट सीपीआई का डेटा देख लीजिए। है तो आप सवाल सुने और समझे। भाई साहब सुनिए आप सवाल ये है कि जब आप 12% तक इन्फ्लेशन जाता है, उसके बाद आप कह रहे 16 पे, अरे जिसकी कीमत बढ़नी थी तो वो बढ़ी ना सर। इन्फ्लेशन कंपैरेटिवली आप कह रहे थोड़ा नियंत्रण में, इसका क्या मतलब वो खत्म हो गया? जिसकी जहाँ पर कीमत बढ़ी वो तो वहाँ पहुंची ना सर। क्या बात कर रहे हैं? पहली बात तो मैं कटाक्षी, मैं तो एक्चुअली सोच रहा था आप उसको कॉम्प्लीमेंट समझे। नहीं सर, कॉम्प्लीमेंट नहीं मानते। अच्छा चलिए कॉम्प्लीमेंट लीजिए, लेकिन इसको पहली बात देखिए, हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन आया इसको लेके अंदर से ये जानते हैं वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन था। अगर कमोडिटीज की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल था जो जिस इन्फ्लेशन की आपने चर्चा करी अंजना जी, वो इम्पोर्टेड था और खाली भारत में नहीं आया, तमाम अर्थव्यवस्था में आया। पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन का जो रेट चल रहा है आप उसको देखिए। अगर कोई ये कहता है कि जो कमोडिटीज की वजह से, खासतौर से कमोडिटीज की वजह से, हम कोई ऐसा तो है नहीं कि हम किसी दुनिया के ऐसे इलाके में रहते हैं, हमें दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ ये भी आता है कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था से इंटीग्रेट ज्यादा हो रही है। अगर ये जितने इन्फ्लेशन आपने बोला वो इम्पोर्टेड था और उसके लिए भी हमने कोशिश करी कि उसको अपने उपभोक्ता को कैसे इंसुलेट कर सके, आम नागरिकों खासतौर से जो गरीब है, जो ऐसा तबका जिसे वनरेबल है, उसको कैसे इंसुलेट करें। इसीलिए पॉलिटिकली इसका जवाब देंगे जी। ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन रहा हो, नॉन इम्पोर्टेड रहा हो, डोमेस्टिक रहा हो, जो भी रहा हो, कुछ हद तक आपने उसको कंट्रोल किया है, लेकिन उसकी मार लोग झेल रहे हैं। लोगों के बीच आप कितना जाते हैं मुझे पता नहीं। क्या बजट में कुछ प्रावधान होगा जिससे मिडिल क्लास को, जो आम लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको थोड़ी राहत मिले? ये प्रश्न था। हाँ देखिए अंजना जी,
जो वनरेबल सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, हमारे देश में जिसको जरूरत, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गरीब को कोई नहीं जानता। नारे देते हैं लेकिन जानता कोई नहीं। हम मतलब जानते प्रावधान हैं। होंगे, बिल्कुल प्रावधान। गौरव जी ये समझाइए कि बीच में हमने देखा था कि कैसे हमारे सारे पड़ोसी देश, पहले श्रीलंका में हुआ कि किस तरीके से वहां पर दाम जो है दोगुने तिगुने, मतलब वो अनइमेजिनेबल बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान के हाल में आते हैं आटे की बोरी के लिए छीन झपट से, ये वो देश नहीं है जिनसे हमको अपने आप को कंपेयर करना चाहिए। लेकिन लगभग एक जैसी हमारा भौगोलिक संरचना है, एक जगह पर हम स्थापित है, लगभग एक साथ पाकिस्तान बना, भारत बना, तो उसमें अगर एक हिंदुस्तानी को गर्व हो रहा है कि आज हम बेहतर स्थिति में है, तो क्या हम गलत आंक रहे हैं इन चीजों जी? पाकिस्तान से हमारा कंपैरिजन, बिल्कुल मतलब मैं तो world इसका economy नाम ही से नहीं कर लेना लेते हैं। चाहिए। एक मिनट। हमें एमर्जिंग इकोनॉमीज से हमारा नहीं, आप कंपैरिजन world करना economy से कर लीजिए। है। आप UK से कर एमर्जिंग लीजिए, इकोनॉमीज, आप अमेरिका से हम कर लीजिए। ग्लोबली उसके एमर्जिंग comparison इकोनॉमीज से में कर, क्या हम बेहतर कर रहे एक हैं? बात पे इन्फ्लेशन की बात कर लो। रिजर्व बैंक कहता है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में इन्फ्लेशन रहेगा 6.7%। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ना किसी पार्टी का आंकड़ा। मतलब जो 100 रुपए की कीमत पिछले वर्ष थी, आज वही चीज 106 रुपये 70 पैसे में मिलेगी। ये हुआ 6.7% का इन्फ्लेशन। आपकी ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रही है मोदी सरकार इस वित्तीय वर्ष में 7%। मतलब जितना आपकी महंगाई बढ़ी उतनी ग्रोथ हुई, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। यही मोदी जी की इकोनॉमी है। और बढ़ कौन रहा है श्वेता जी? बढ़ उनके दो मित्र रहे, जिसका एक के तो 2.5 लाख करोड़ टूट गए। अरे ये वो भी तो हमारे देश का इंडस्ट्रियलिस्ट है यार, वो भी तो कमा रहा है, वो भी तो इम्प्लीमेंट दे रहा है। दूसरी बात आपने कहा इम्पोर्टेड, बहस के स्तर मत गिराइए। अगर आपके पास बीच में मत बोलिए, तर्क नहीं है, आपने कहा आंकड़े नहीं है, एक साथ मत बोलिए, इनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। लेकिन गौरव वल्लभ जी, वही अडानी साहब को आप गलबहियां करते हैं राजस्थान में। मैम गहलोत साहब, मैं आपको एक तब आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखता है। इसका जवाब दिया कई जगह पर, आज पुनः देना चाहता हूँ कि हम कोई किसी कैपिटलिस्ट या कोई कंपनी के खिलाफ नहीं है, पर हवाई अड्डे भी आप करे तो धंधा, वो करे तो गंदा। मैम हवाई अड्डे भी उसको, कोयल की माइन भी उसको, आकाश के तारे भी उसको, पाताल के जो हमारे रिजर्वोयर्स है वो भी उसको, सारे पंच महाभूत का स्वामी वो नहीं घनश्याम जी, मैम एक लास्ट टेंशन कर लेने दो। उन्होंने कहा इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ये आटा तो इम्पोर्टेड नहीं है ना, आटा तो नहीं है ना। पिछले एक साल में आटे की कीमत 40% बढ़ी है। आटा तो इम्पोर्टेड नहीं है ना, दालें तो इम्पोर्टेड नहीं है ना, सब्जियां तो इम्पोर्टेड नहीं है ना, इनको बताइए। क्यों बढ़ रही है? अरे इनको बताइए, दूध तो इम्पोर्टेड नहीं है ना। बताइए। प्लीज आप ऐसे ना बोलिए, एक बीच में मत बोलिए, बीच में फिर आपका समय आए जब बोल लेना। पिछले 2022 में 5 टाइम्स दूध की कीमत बढ़ी है, आटे की कीमत 20-15 रुपये प्रति किलो बढ़ी है।